हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे ब्लॉकबस्टर चैनल देहाती आईएएस पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं मस्त है, चुस्त है, दुरुस्त है, बिंदास हैं। लोगों की बातों को अवॉइड करते हुए तथा खुद की ज़िंदगी से फाइट करते हुए तथा अपने फ्यूचर को ब्राइट करते हुए संघर्षरत हैं। ऐसी आशा हम अपने प्यारे विद्यार्थियों से करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हर दिन की तरह जैसे कि मैं हर दिन आपका एक टॉपिक लेता हूँ, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो यूपीएससी की दृष्टि से भी, जो स्टेट पीसीएस की दृष्टि से भी आप देखेंगे तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। ठीक है, तो उसी क्रम में हम आज एक नया टॉपिक ले रहे हैं जो कि है वो 1813 का एक चार्टर एक्ट साथियों, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इससे कई बार पीछे प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। तो आप लोग प्लीज़ पूरे ध्यान से, पूरे कंसंट्रेशन से इस टॉपिक को देखना, ठीक है। और मैं आज साथियों मैं कोशिश करता हूँ कि कोई छोटा से छोटा पॉइंट आपका मिस ना हो प्लीज़। तो यार, अगर इतनी मेहनत को, अगर आपको लगता है कि मेहनत मैं वाकई में करता हूँ, तो वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, और यार चैनल को सब्सक्राइब जल्दी जल्दी किया करो, ठीक है यार। क्योंकि मैं देख रहा हूँ सब्सक्राइबर काफ़ी स्लो बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा अगर आप लोग ऐसे ही अगर आप लोग लूज पड़े रहेंगे तो मेरी भी क्या है, मेरी मोटिवेशन डाउन हो जाएगी साथियों, ठीक है। और मेरी मोटिवेशन डाउन हो गई तो ये सबके लिए ख़राब होगा, ठीक है। तो आज हम देखेंगे चार्टर एक्ट 1813 क्या था और आया क्यों साथियों। आज हम तमाम उन स्थितियों परिस्थितियों को देखेंगे, पूरी तरह से निचोड़ डालेंगे ताकि इसमें कोई भी चीज़ रह ना जाए। और कोई भी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आए या आगे आपके भविष्य में क्वेश्चन आता है साथियों, तो आप बिल्कुल उसको डट कर सकें, ठीक है। तो चलिए, हर रोज़ की तरह हम देखेंगे कि आज पहला कि आखिर ये चार्टर एक्ट आया क्यों था। पहला सवाल तो सबके मन में यही तो आना चाहिए कि भाई ये चार्टर एक्ट आया क्यों। तो इसका जो सबसे पहला कारण है, जो साथ ही जो सबसे मुख्य कारण माना जाता है, वो है कि 20 वर्षों वाला व्यापार एकाधिकार खत्म करना था। ये क्या है 20 वर्षों वाला व्यापार अधिकार एकाधिकार? अगर आप इस पहले वीडियो पे आ रहे हैं तो प्लीज़ पहले पिछली वीडियो पे जाइएगा, वहाँ से आप समझ पाएंगे कि 20 वर्षों वाला व्यापार एकाधिकार क्या था। जैसे क्या होता था, जैसे 1773 में एक्ट आया दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट आया कंपनी को प्रशासित करने के लिए, ठीक से करने के लिए, क्योंकि अंग्रेज़ों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा को जीत लिया था हमसे। तो उसी क्रम में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट दिया ताकि चीज़ों को यहाँ पर ठीक ढंग से संभाला जा सके। तो ये लोग क्या करते थे कि हर साल, जैसे उस समय जैसे ब्रिटेन में जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उन्हें 1600 में रानी एलिजाबेथ ने एक चार्टर दिया कि एक अनुमति दी कि आप लोग जाके पूर्वी एशिया से व्यापार करो। तो वहाँ से दोस्तों उस समय ब्रिटेन को वो स्थिति थी जहाँ से सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही आई थी यहाँ पर व्यापार करने। तो जैसे अगर किसी देश में देखो तो कोई एक व्यापारी तो है नहीं। जैसे अगर मैं इंडिया की परिप्रेक्ष्य में बात कर लूँ तो क्या इंडिया में सिर्फ एक व्यापारी है भाई, अंबानी भी हैं, अडानी भी हैं, सुनील मित्तल जी भी हैं, वोडाफोन है, हाँ। तो काफ़ी चीज़ें हैं, टाटा बिरला भी हैं हमारे यहाँ। तो ऐसे बहुत से लोग हैं। तो ऐसे ब्रिटेन भी उस समय बहुत सारे बिजनेसमैन हुआ करते थे, लेकिन वहाँ से सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत के लिए भेजी गई थी, क्योंकि वो एक सरकारी कंपनी थी, क्योंकि उसे सरकार ने फॉर्मेशन किया था उसका, ठीक है। तो उसी क्रम में जब उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में यहाँ पर व्यापार करने के लिए आई, तो ब्रिटेन के जो और कंपनी थी वो सिर्फ भारत एशिया में व्यापार नहीं कर सकती थी, ईस्ट एशिया जिसे हम कहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती थी, और कंपनियाँ सब और जगह पे व्यापार करती, जैसे कि अमेरिकन और जगह ब्रिटेन ने और जगह अपनी कॉलोनी बना रखी थी, हमारे जैसे देशों को और कई देशों को गुलाम बना के रखे थे लोग। तो बोले वहाँ पर तब तक और अदर व्यापारी जो है वहाँ पर व्यापार करेंगे। जैसे कि ब्रिटेन ने अमेरिका को भी अपनी एक औपनिवेशिक राज्य बनाया था जहाँ पर उनका शासन चलता था, तो अन्य व्यापारी वहाँ पर जाके अपना व्यापार करते थे। या फिर यूरोप में सिर्फ ब्रिटेन तो था नहीं, बहुत सारे देश थे, तो ब्रिटेन यूरोप में पूरा व्यापार करता था, और उस साइड में अरब कंट्री में भी बढ़िया व्यापार इनका चलता था अन्य व्यापारियों का। तो अब क्या हो गया, क्या ऐसी चीज़ें बिगड़ गई कि जिससे कि इसका एकाधिकार खत्म करने वाले थे ये लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार खत्म करने का ये मतलब हुआ कि भैया अब सिर्फ पूर्वी एशिया में सिर्फ आप ही लोग व्यापार नहीं करेंगे, बल्कि ब्रिटेन के जो अन्य व्यापारी हैं अब वो भी जाके व्यापार करेंगे। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड और समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया। तो पहला कारण तो ये हो गया कि हमें एकाधिकार उन्हें ख़त्म करना था, और दूसरी बात ये थी कि अन्य व्यापारियों को पूर्वी देशों के साथ व्यापार की अनुमति देनी थी। मिला जुला के वही है, जब भाई अगर एकाधिकार खत्म होगा तो अन्य व्यापारियों को अनुमति मिलेगी। अब थोड़ा सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो हमें
मतलब उनको ये चीज़ें करनी पड़ी कि व्यापार एकाधिकार उनका ख़त्म करना पड़ा। तो जैसे मैंने बताया यूरोप में उस समय दो शक्ति जो काफ़ी पावरफुल में थी वो थी ब्रिटेन और फ्रांस। लेकिन उस समय ब्रिटेन क्या हुआ साथियों, एक बार ब्रिटेन की भी हालत पतली हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे ब्रिटेन ग्रोथ करता गया क्योंकि इससे भारत जैसे देश मिल गए और भारत, बंगाल, बिहार, उड़ीसा मिले दोस्तों। तो इसका रेवेन्यू बहुत तगड़ा से बढ़ने लगा। उसके यहाँ औद्योगिक क्रांति हो गया। औद्योगिक क्रांति मतलब बहुत सारे मशीनें बनी और सब मतलब इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सामान बनने लगे, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन उसके यहाँ बढ़ गया। जब भैया प्रोडक्शन अगर आपके यहाँ बढ़ेगा तो कोई तो मार्केट तो चाहिए, कहाँ पर व्यापारी माल बेचेंगे। अपन सिर्फ प्रोडक्शन बना कर रख लिए हो गया, मतलब प्रोडक्शन बनता ही क्यों है, मतलब कोई सामान बनेगा क्यों, उसका मकसद तो एक ही होता है कि इसको कहीं पर बेचेंगे और मुनाफा कमाएंगे। यही तो मकसद होता है किसी प्रोडक्शन का। कोई कंपनी बनेगी, कोई कंपनी माल बना रही, भाई क्यों बना रही माल, उसका यही तो उद्देश्य होता है हम कहीं जाके इसको बढ़िया रेट पे इसको कहीं पर बेच पाएंगे। एक ऐसा मार्केट हमें मिले जहाँ पर मतलब ऐसी जनता हो जिसके पास पैसा भी और जिसके पास इस चीज़ की डिमांड भी हो, तभी तो वो खरीदेगा। तो साथ ही उसमें क्या हुआ कि यूरोप में जो फ्रांस था, फ्रांस में एक व्यक्ति रहता था नेपोलियन, जिसे शायद आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे ठीक से, तो नाम तो आपने सुना ही होगा नेपोलियन का, ठीक है। तो उस समय उसने क्या किया कि अपने मित्र देशों को ब्रिटेन का माल खरीदने से मना कर दिया। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, क्योंकि देखो यार, जैसे कि मैं बता दूं, जो भारत था ना, मतलब फ्रांस था जो था, वो भी भारत पर आया था कब्जा करने के लिए। व्यापार तो करने ब्रिटेन भी आया था, फ्रांस भी आया था, लेकिन ब्रिटेन सफल हो गया, फ्रांस फेल हो गया। क्यों? और जब यहाँ पर फ्रांस आया था साथियों, तो ब्रिटेन ने उसको काफ़ी परेशान किया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर थी ब्रिटेन की, उसने फ्रांस को काफ़ी परेशान किया ताकि वो अपना कब्जा न जमा पाएँ। सिर्फ ब्रिटेन कंपनी ही, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सके। तो ये एक गुस्सा तो फ्रांस को, नेपोलियन को ये भी था कि हमने अपनी कंपनियाँ भारत में भेजी, ये लोग टिकने नहीं दिए वहाँ पर। तो ये एक बात ये भी थी। और दूसरी बात यार, अब ये फ्रांस और ब्रिटेन आसपास ही हैं वहाँ यूरोप में, तो पड़ोसी से ग्रोथ तो देखी नहीं जाती, वृद्धि। तो भाई ये सोचें यार, अब क्या करें, अब तो लड़ाई भी नहीं कर सकते, तो कोई बात ही नहीं है। और ये प्लस पैसे में तगड़ा हो गया। अपनी सेना भी, नेवी ब्रिटेन में उसमें काफ़ी तगड़ी रख ली थी, क्योंकि ब्रिटेन के यहाँ साथियों एक आइलैंड कंट्री में चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो उसने अपनी क्या है, नेवी बहुत मजबूत रखी थी ब्रिटेन ने। तो नेपोलियन इस समय से सैन्य शक्ति से भी नहीं जीत सकता था। तो इसे लगा कि अगर हम इसके आर्थिक स्थिति को कमज़ोर कर दें तो ब्रिटेन कमज़ोर हो जाएगा, तब हम इससे युद्ध करेंगे तो शायद जीत पाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, नेपोलियन ने क्या किया, अपने मित्र देशों को ब्रिटेन का माल खरीदने से मना कर दिया। तो भैया क्या हुआ, जब माल खरीदने से मना कर दिया तो इनकी आर्थिक रीढ़ की हड्डी जो है वही टूट गई पूरी तरह से। अगर किसी देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाए तो उसकी सारी चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं। जब भैया पैसा ही नहीं है, आर्थिक स्थिति मन से क्या हुआ, पैसा, जब पैसा ही ख़त्म हो गया उस देश का, तो फिर सारी चीज़ें संचालित कैसे होंगी, ठीक है। तो इनको, नेपोलियन को यही लगा कि अपने मित्र देशों को ब्रिटेन से माल खरीदने के लिए मना कर देंगे, क्योंकि यार नेपोलियन जो था, जैसे कि यूरोप में जितनी कंट्री थे लगभग इसने अपना कब्जा बना लिया था, और जहाँ जहाँ नहीं बनाया था वो इसके मित्र बन गए थे। मित्र कैसे बन गए भैया, अगर आप हमारे मित्र बन जाते, आप हमारी संधि, हमारी बात मान लेते हैं, तब तो मैं आपके ऊपर कब्जा नहीं करता, और नहीं मानते हैं तो चलिए युद्ध करिए, फिर मैं जीतूंगा तो मैं सारी चीज़ें ले लूँगा। तो काफ़ी डर के मारे मित्र बन गए थे, और जो नहीं बने थे उसके ऊपर नेपोलियन ने क्या किया था, कब्जा बना लिया था। तो यूरोप में काफ़ी देश इसके कंट्रोल में रहते थे। तो इसने जितने भी देशों के साथ मित्रता की या जिनको जीता था उनको ये निर्देश दिया कि भैया हम ब्रिटेन का माल नहीं खरीद रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा झटका लगा उस समय ब्रिटेन को, क्योंकि ब्रिटेन के जो अन्य व्यापारी थे वो इन्हीं देशों में तो अपना माल बेचा करते थे। अब अन्य व्यापारियों का यार पूरा धंधा पानी ही बंद हो गया। इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है ब्रिटेन में, क्योंकि औद्योगिक क्रांति आ चुकी है। अब इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, इतना ज़्यादा माल बन रहा है, माल जाएगा कहाँ भैया बताइए। अब इतना ज़्यादा माल बन के ख़राब हो जाएगा, बताइए तो क्या ठीक रहेगा। तो क्या हुआ, वहाँ के जो अन्य व्यापारी थे ब्रिटेन के, वो लोग संसद के सामने जाके धरना देने लगे कि भैया गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अब संसद से निकले भैया कौन सी गुंडागर्दी हम लोग कर रहे हैं। तो ये लोग बोले कि भई जो ईस्ट इंडिया कंपनी ना इंडिया में गई है और पूर्वी देशों के साथ व्यापार अच्छा से कर रही है, ऐसा करो ना, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार नहीं करेगी, हम भी करेंगे। आखिर हम भी तो भाई ब्रिटेन के नागरिक हैं, हमारा भी तो अधिकार है, हम भी तो यहाँ के व्यापारी, हमने कौन सा पाप कर दिया, हमें तो भी व्यापार का मौका मिलना चाहिए भाई। ऐसा हमने क्या कौन सी गलती कर दी, ठीक है। तो वहाँ की संसद ने बोला यार ये लोग बात तो लॉजिक की कर रहे हैं भाई, सही बात है, ये लोग भी हमें टैक्स देते हैं, ये लोग भी मुनाफा कमाते थे, हमें ही तो फ़ायदा होता था, हमारे ही मतलब ओवरऑल देखे तो हमारी ही इकोनॉमी ग्रोथ कर रही थी। तो ब्रिटेन की संसद ने बोला यार
ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि यहाँ पर जो है बैन कर दिया नेपोलियन भाई साहब ने। तो यार ब्रिटेन क्या हुआ, अन्य व्यापारी तो भाई बर्बाद हो गए। क्यों? क्योंकि अब तो बैन लग गया था। तो ये लोग क्या हुआ, देखो शायद आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, मैं बता देता हूँ क्या लिखा है। संसद पहुँचे ये लोग ब्रिटेन के व्यापारी और पूर्व एशिया से व्यापार की अनुमति मांगी। तो अब आगे पड़ता है कि भाई आगे बात आती है कि अब संसद कैसे रिएक्ट करेगा। क्या तुरंत इन्हें भाई अनुमति दे देगा? वो कुछ सोचे विचारेगा कि भाई वहाँ पर अगर भेजते हैं तो क्या इम्पैक्ट होगा इंडिया में, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के अभी वहाँ पर है, वो खुद ही अपनी कुछ न कुछ लोगों का शोषण कर रही है, वहाँ पर नाजुक स्थिति बना के रखी है। अब यहाँ से ये लोग और इतने व्यापारी डिफरेंट टाइप से लोग जाएंगे, पता नहीं किस तरह की वहाँ व्यवस्था चलाएँगे, यहाँ पर किस तरह का शोषण करने लगे, क्या पता वहाँ पर विद्रोह ना हो जाए, फिर हमें भाग के आना पड़े। एक तो इतना मेहनत करके इतना दिन से जमाए हैं वहाँ पर, एक तो हमारे हाथ से अमेरिका भी निकल गया है। जब सब चीज़ें निकल जाएंगे, यहाँ पर भाई नेपोलियन ने ये ड्रामा खड़ा कर दिया है यार, तो सारी स्थितियों मिलाएंगे तो हम लोग तो यार बिल्कुल से क्या है, मतलब कमज़ोर पड़ जाएंगे अब ये। तो ये लोग सोचें क्या, तो चलो थोड़ा सा विचारते सोचते हैं, इतना जल्दी से हम नहीं देंगे कि आज धरना दिए कल ही बोलेंगे, नहीं सब जाओ, सब लोग अपना जो है, उसमें तो जहाज़ भी नहीं हुआ करती, तो सब लोग अपनी मतलब नाव बनाए और चलो चलते हैं, मतलब वेस्ट इंडिया से, मतलब पूर्वी एशिया से व्यापार करेंगे। पूर्वी एशिया मीन्स क्या होता है साथियों, जैसे हमारे पास भारत है, ठीक है, अगर हम भारत के पूर्व में जाए तो क्या कौन से देश, जैसे इंडोनेशिया, थाईलैंड है, म्यांमार है, ये सारे देश, फिर आगे जापान है, फिर है चाइना है, कोरियन कंट्री है, तो ये सब क्या है, मतलब पूर्वी एशिया किसे कहते हैं। तो भैया क्या हुआ, संसद ने 1808 में एक जांच समिति बनाई। क्या हुआ, संसद ने 1808 में एक जांच समिति बनाई कि चलो भैया जांच करो कि भारत में क्या ऐसी स्थितियां हैं कि इन्हें हम एक व्यापारिक एकाधिकार, मतलब एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के तोड़ के इन्हें भी जो है भेज देते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर जांच समिति बनी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ से आ रही थी, बहुत बड़े बड़े लोगों ने पैसा उसमें अपना शेयर लगाया था ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एलिजाबेथ ने खुद अपना शेयर लगाया था ईस्ट इंडिया कंपनी में। जब इतने बड़े बड़े लोगों का शेयर लगा है, सोचिए, और उसी से और शेयर ऐसे लोगों का लगा है जो उसमें गवर्नमेंट में, जो ब्रिटेन के गवर्नमेंट में संसद है, संसद सदस्य हैं, कोई मंत्री है, इस तरह के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी में अपना शेयर लगाए हुए हैं। तो अगर ये व्यापारी लोग, जो अन्य व्यापारी लोग हैं ब्रिटेन के, अगर ये लोग इंडिया में आएंगे तो बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी से उनका कंपटीशन होगा कि नहीं होगा? भाई कंपटीशन जाहिर सी बात है होगा। और जब कंपटीशन बढ़ेगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रॉफिट घटेगा कि नहीं घटेगा? जाहिर सी बात घटे। अब यार जैसे अगर 10 रुपये है, पहले एक ही आदमी 10 रुपये लेता था, पूरा उस पर कैप्चर करता था। लेकिन सोचिए अगर 5 लोग और आ गए, ठीक है, 4-5 लोग और आ गए, तो बताइए 10 रुपये बटेगा कि नहीं बटेगा? जब चीज़ें उतनी ही हैं और पैसा उतना ही है, तो पैसा भैया जाहिर सी बात है बटे, क्योंकि आदमी ज़्यादा आ गए हैं, पार्टनर ज़्यादा आ गए हैं, कंपटीशन वाले ज़्यादा आ गए हैं। तो इससे क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब जब मुनाफा कम होगा तो जिस लोगों ने शेयर लगाया था उनको ईस्ट इंडिया कंपनी कम मुनाफा दे पाएगी, उनके शेयर की वैल्यू कम बढ़ा पाएगी। बोलेगी भाई जब हमारा ही मुनाफा नहीं हो पा रहा है, मैं तो पहले ही बोला था उन लोग को मत भेजिए, लेकिन आप ही लोग नहीं माने, दिखा दिए अपना दरिया दिली, हम ले जाइए। अब कहाँ से देंगे आप लोग को, जो शेयर लगाए उतना प्रॉफिट नहीं दे पाएंगे जितना हम पहले देते थे, क्योंकि हमारे पास खुद ही उतना नहीं बचता है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी उसमें ब्रिटेन संसद के सामने, कि सब लोग अपना जेब भरने के चक्कर में थे कि अगर यार अन्य व्यापारियों को हम लोग अनुमति दे देते हैं तो सबसे पहले दिक्कत, तो सबसे पहले घाटा हमें ही सहना पड़ेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही सहना पड़ेगा। क्योंकि जो रेवेन्यू ईस्ट इंडिया कंपनी जनरेट करती थी, मतलब उगाती थी जो राजस्व यहाँ से, वो ब्रिटिश सरकार को भी तो डायरेक्ट भेजती थी। तो इस समय अगर ब्रिटेन गवर्नमेंट अनुमति देती, हालांकि ये भी व्यापारी आते तो टैक्स तो देते ही, ऐसी बात नहीं है कि मतलब आ गए तो मनमानी करेंगे, 1 रुपये नहीं देंगे, टैक्स तो ये भी देते, लेकिन उतना नहीं देते जितना ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो एक तरफ से देखें तो गवर्नमेंट कंपनी थी भाई, सारी चीज़ें कंट्रोल क्या कर रही थी, वहाँ की ब्रिटिश सरकार भी तो इसको कंट्रोल कर रही थी। तो वहाँ के जो हिस्सेदार थे लोग थे, और हिस्सेदार में ईस्ट इंडिया कंपनी हिस्सेदार मैंने जैसे कि आपको बताया कि वहाँ के सरकारी लोग ही थे जो बड़े बड़े पदों पर रहते, जैसे कि मंत्री हो गए, कोई नेता को, कोई कैबिनेट मिनिस्टर हो गया, इस तरह के लोग, उसमें लोगों ने शेयर लगाया था इसमें। और जब उन्हीं से आप अनुमति मांग रहे हैं कि हमें दीजिए, तो बताइए अपने पैर कुल्हाड़ी कोई कैसे मारेगा? ठीक है, तो ये एक अहम सवाल उस समय उठ रहा था, बन रहा था। तो ये लोग ऐसा नहीं, मतलब अब ऐसे थोड़ी बोल देंगे कि यार अगर आप लोग को अनुमति दे देंगे तो हमारा घाटा हो जाएगा, हम लोग कैसे कमाएंगे। ऐसा कोई गवर्नमेंट ऑफिसर बोलेगा, मतलब गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की तरफ से जो संसद मंत्री हैं, कोई ऐसा बोलेगा कि हमारा घाटा हो जाए, हमारी जेब से चला जाएगा? भाई नेता है तो कुछ नेता टाइप बोलेंगे। अब देखिए इनके नेता
टाइप के बयान क्या आते थे उस समय। जो वहाँ के मंत्री लोग थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में बोल रहे थे, वो बोल रहे थे कि भैया देखो यार, वो अन्य व्यापारियों को समझा रहे थे कि देखिए अगर आप लोगों को अनुमति दे देता हूँ, बोले तो अन्य व्यापारी लोग बोले हाँ, तो बोले यार जैसे अगर हम लोग ने आप लोग को परमिशन दे दी, कहें ठीक है, फिर अगर आप लोग जैसे गए वहाँ पर, अब जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले सब कुछ जमा के वहाँ रखा है और ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ से लगभग आज सोचिए 1813 का दिन चल रहा है, 1813 सन चल रहा है और ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई थी लगभग, तो 1600 लगभग 200 साल ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर रह चुकी है। तो बोले तो फिर क्या हुआ, बोले जो आदमी 200 साल से वहाँ रहा है, जो संस्था वहाँ पर 200 साल से काम कर रही है, वो उन लोगों के रीति रिवाजों को, तौर तरीक़ों को, उनके धर्मों को, उनकी संस्कृति को, उनके कल्चर को सब अच्छी तरह से समझती है। अब आप लोग अच्छी तरह समझती है और उस हिसाब से वो लोग अपना रूल करते हैं। तो इस समय एक इंडिया में ठीक ठाक माहौल बना के रखी है ईस्ट इंडिया कंपनी। इतने मेहनत के बावजूद ये चीज़ें आगे जाकर संभव हो पाई हैं और वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी कितने अपने ऑफिसर्स की बलिदान भी दिया है, ठीक है। तो अगर सोचें, अगर आप लोग यार नहीं जाओगे, अभी उनके ना आपको उनकी संस्कृति मालूम है, ना उनके धर्म के बारे में मालूम है, ना उनके मतलब सेंटिमेंट्स कैसे, उनके भाव कैसे हैं, आपको ये सब चीज़ें मालूम नहीं है। आप अगर ज़रा सा भी गलती करोगे तो वहाँ पर एक विद्रोह बन सकता है और विद्रोह से हो सकता है पूरी ईस्ट इंडिया उखड़ जाए भैया और पूरा ब्रिटेन भाग के यहाँ पर आके खड़ा हो जाए। तो आपको अगर भेज देते हैं तो ये एक बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो बताओ हम लोग परमिशन कैसे दे सकते हैं। तो अन्य व्यापारियों ने भाई कहा कि ये तो कोई कारण नहीं हुआ कि मतलब वो लोग अगर वहाँ गए तो उनके धर्म और संस्कृति के अनुसार ही काम कर रहे हैं। भाई वो गए तो क्या बहुत अच्छे से काम करेंगे, आप ही लोग बताइए। क्या ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पर आई थी तो कितना अच्छा व्यापार कर रहे थे, क्या ऐसे लोग शोषण नहीं कर रहे थे यहाँ पे? भाई अच्छा खासा शोषण तो कर रहे थे, कौन सा बहुत अच्छा हमारे संस्कृति के हिसाब से वो लोग काम किए थे। चलिए मान लीजिए जो चीज़ें मतलब अंधविश्वास की चीज़ें थी उससे दूर किए तो ठीक है, लेकिन यार कुछ चीज़ें उन्होंने जो नहीं करना चाहिए, जिससे अगर मान लो यार वो लोग ऐसी स्थिति इतना टैक्स वसूल किए कि हमारा किसान मतलब इतना शोषण किए, कुछ को मतलब आत्महत्या के कगार पहुंचा दिए, पूरी कंगाली आ गई। सोचिए उस समय जिसकी मतलब जीवन प्रत्याशा सिर्फ 34 साल रह गई थी। मतलब ये कौन से जीवन प्रत्याशा भाई जिसकी ज़िंदगी सिर्फ 34 साल आदमी जिए। आज के दिन में क्या साथियों, आज मिनिमम एवरेज हर इंडियंस की लाइफ लगभग 70 साल की एवरेज है। उस समय में दोस्तों 34 साल थी, 38 साल थी। बताइए ये कौन सा एवरेज है, लगभग आधे के बराबर है। तो भाई चिंता की बात थी कि नहीं, कैसे थी? क्योंकि वहाँ पर जब सही से खाने का नहीं आट रहा है, बताइए सारे पोषक तत्व उन्हें नहीं मिल पा रही हैं। आप लोग सारी चीज़ें टैक्स कलेक्शन में ले रहे हो तो कौन सी व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन सी भाई उनके सेंटीमेंट्स को कैसे बढ़ा रही है, कौन सा उनकी बहुत वैल्यू बढ़ा रही है? तो ऐसे अन्य व्यापारियों ने भी तर्क दिया इस पक्ष में। तो ठीक है, तो इस प्रकार क्या हुआ, संसद ने बोला भैया चलिए आप लोग आपस में झगड़ा मत कीजिए, हम लोग कुछ सोचते हैं। तो सब लोग बोले हाँ सोचो सब लोग, ठीक है। बोले ठीक है सोचते हैं। तो संसद ने क्या हुआ, 1808 में एक जांच समिति बनाई। जांच समिति क्या बनाई कि एक कमेटी बनाई कि यार कुछ मंत्रियों को मिला, कुछ ऑफिसर्स को मिला कि यार एक बार इस बारे में जांच करो, इंडिया में जाकर भी देखो कि मतलब अगर इस समय भेजते क्या इंडिया में सब कुछ शांत ठीक ठाक चल रहा है, या फिर हम लोग कौन से कानून ही दें, कौन सा नियम बनाएं कि जो नए व्यापारी जाएंगे वो किस प्रकार से वहाँ पर रहें तो ज़्यादा बेटर पड़ेगा। तो वो संसद समिति जो 1808 बनी, आप देख रहे हैं 1813 में ये एक्ट आया और 1808 में जांच समिति बनी। मीन्स 5 साल का इन्हें समय मिला जांच समिति को। तो ये समिति ये 5 साल हर साल जांच करती और हर साल एक रिपोर्ट बनाती। इस हिसाब से 5 साल में इन्होंने 5 रिपोर्ट बनाई, ठीक है। और उसकी जो 5 साल में 5 रिपोर्ट बनाई जाती हो, उसकी जो 5वीं रिपोर्ट बनी, ठीक है, जो 5वीं लास्ट रिपोर्ट थी, उसी को हम लोग बोलते हैं चार्टर एक्ट 1813, जो कि 5वीं रिपोर्ट के बारे में कई बार एग्जाम से पूछ लेता है कि 5वीं रिपोर्ट क्या थी। तो वही 5वीं रिपोर्ट क्या है, चार्टर एक्ट 1813 बनी 5वीं रिपोर्ट, जिसके आधार पे बोला गया कि भैया फला नियम लेकर जाएंगे तो ठीक रहे। तो अब हम देखते हैं, सारी हम बैकग्राउंड समझ चुके हैं कि आखिर 1813 एक्ट के पीछे आने का रीज़न क्या था। साथियों अगर मेरी मेहनत, मेरी रिसर्चेस, साथियों आपको लगता होगा कि ऐसे मैं चीज़ें आता हूँ बढ़िया भट छाप देता हूँ, तो ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है।
फिर सबसे पहले मैं गूगल को सर्च करता हूँ, ठीक है, काफ़ी सारे पेजेस को पढ़ता हूँ, इसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ता हूँ, एनसीईआरटी को भी पढ़ता हूँ, फिर अपने कोचिंग के नोट्स को भी पढ़ता हूँ। सारी चीज़ें खंगालने के बाद मैं सोचता हूँ कितना शॉर्ट्स में और कितने अच्छे से आपको समझाया जा सके, एक्सप्लेन किया जा सके। और वीडियो को छोटा करने के लिए साथियों मैं सबसे पहले सारी चीज़ों को लिख देता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे याद नहीं रहता सारी चीज़ें, ठीक है, यार जो मैं चीज़ें लिखूँ इसको मैं अपने आप से वैसे भी बोल सकता हूँ, लेकिन सोचता हूँ कि जब मैं लिखूँगा, एक तो यार मैं जब फास्ट में सोचता हूँ यार लिखूँगा ना तो एक तो टाइम वेस्ट होगा, दूसरी बात राइटिंग उतना बैठेंगी नहीं, तो आप लोग बार बार कमेंट करोगे सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या लिख रहे हैं आप, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका बैकग्राउंड समझ सकते हैं कि चार्टर एक्ट 1813 आया क्यों। अब हम देखते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या प्रावधान थे। अगर हम पहले प्रावधान की बात करें तो वो था ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्वी एशिया के साथ व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। लो भैया हो गया काम। यही तो चाहते थे अन्य व्यापारी कि भैया उनका व्यापारी एकाधिकार समाप्त करो, यार हमें भी अधिकार दो, आखिर हम भी व्यापारी, हम भी टैक्स देंगे गवर्नमेंट को, ऐसे क्या बात है, ठीक है। तो हो गया भैया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या है, एकाधिकार, व्यापारी का एकाधिकार समाप्त कर दिया, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी छोड़ी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। बोले कि इसमें भी सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार भैया बना रहेगा, और वो कौन कौन से थे, जैसे कि मैंने अपवाद के रूप में लिखा दिया, जैसे कि चाय और प्लस चीन के व्यापार को छोड़ के। बोले कि जो चाय का व्यापार होगा उसमें चीन में भी चाय बहुत अच्छी पैदा होती थी, और यहाँ इंडिया में भी तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से वहाँ के जाके बेचती थी, कुछ लाती भी थी। तो चाय के व्यापार को लेकर और चीन के साथ जितना व्यापार होगा सिर्फ वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, दूसरी जो यहाँ से अन्य कंपनी जाएंगी वो इसमें हस्तक्षेप नहीं करती, एक तो चाय के व्यापार में, दूसरे चीन के साथ के व्यापार में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कुछ एग्रीमेंट हुए थे वहाँ पर ब्रिटेन के, तो इसलिए हुआ था कि चीन के साथ सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी। और कुछ भी चीज़ें थी जो दोस्तों ऐसा क्यों हुआ, चीन के साथ क्यों अकेले छोड़ दिया या चाय के साथ, इसको मैं इतिहास में और डिटेल से पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर आज से भैया मैं इसमें इतिहास में घुसा दिया इतना डिटेल में तो वीडियो काफ़ी सारा लंबा हो जाएगा और आप लोग छोड़ के भाग जाएंगे, ठीक है। तो भागना मत, ठीक है। अब हम दूसरा प्रोविज़न देखते हैं। दूसरा प्रावधान इसमें क्या था कि ईसाई मिशनरियों प्लस मतलब, और समझ लीजिएगा, प्लस मतलब ऐसे एग्जाम्स में आपको नहीं लिखना है कि प्लस वहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने प्लस लिख देता हूँ यार ताकि चीज़ें शॉर्ट रहें थोड़ा सा। तो ईसाई मिशनरियों प्लस पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य मीन्स वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न कल्चर ये लोग यहाँ पर लेकर आ रहे थे। तो ईसाई मिशनरी मीन्स क्या होते हैं, ईसाई मिशनरी जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। अंग्रेज़ों का एक ये भी मत था कि हम लोग इंडिया में जाके बढ़िया से अपना धर्म फैलाएंगे, लोगों को अपने धर्म में परिवर्तन करेंगे, अपनी कल्चर समझाएंगे इन्हें, तो क्या है ये वो लोग हमारे साथ और अच्छे से सहयोग करके हमारे शासन को चलाने में मदद करेंगे, ठीक है। तो उनके ईसाई धर्म फैलाने का यही मतलब था, क्योंकि वो लोग मानते थे कि भैया हिंदू धर्म दम वम नहीं है कुछ, ये तो बस अंधविश्वास है, सब कुछ बना के रखे हुए हैं, हम अपना अच्छा वाला ईसाई मिशनरी नहीं है, ईसाई धर्म सिखाएंगे। तो ईसाई मिशनरियों का यही काम था कि हम लोग क्या है अपना ईसाई धर्म वहाँ पर इंडिया में प्रचार प्रसार करेंगे। तो काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछता है कि ईसाई धर्म का प्रचार मतलब ईसाई मिशनरी किस एक्ट के तहत आए थे, तो वो है 1813 का एक्ट, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। और ईसाई मिशनरी प्लस पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार की अनुमति इन्हें मिल गई उस समय। तो दो काम मिला, एक तो ईसाई मिशनरी आ गए, दूसरी वेस्टर्न एजुकेशन भी हमारे यहाँ आई, पाश्चात्य शिक्षा जिसे कहते हैं। और ईसाई मिशनरी लोगों ने क्या किया, कलकत्ता में एक गिरजाघर बनाया और उस गिरजाघर में एक बिशप थे, 3 पादरी थे। बिशप का होता है, बिशप मतलब उस गिरजाघर में जो मेन भैया, जैसे पंडित समझ लो अपने हिंदू धर्म बोलते हैं, तो उस मतलब पंडा जिसे यहाँ पर बोलते हैं, जहाँ बड़े बड़े जो थाने में जाएंगे तो पंडा होता है ना, जैसे गंगा क्या बोलते हैं उसको, विंध्याचल जाओ, चौकिया जाओ, तो वहाँ पर क्या है उसके मेन पंडे होते हैं जो उसके यहाँ मैनेजमेंट को संभालते हैं मंदिर का। तो बिशप जो होता है वो मेन समझ लो, मेन फंडा है, सबसे बड़ा फंडा है, और 3 पादरी में उसके नीचे वाले 3 और छोटे छोटे, ठीक है। तो और इसमें तीसरा प्रावधान था कि 1 लाख रुपए प्रति ईयर शिक्षा पर खर्च होगा, मतलब हर वर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा पर अब खर्च किया जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे सर इतना मेहरबान क्यों हो रहे हैं यार, सही तो थे अंग्रेज, 1-1 लाख रुपए हर साल तो खर्च कर रहे हैं, उस ज़माने में भैया कितने दयावान थे ना। तो भैया ऐसा कुछ नहीं है, इनकी दया मैं बताता हूँ कहाँ थी। ये 1 लाख रुपए जो शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं ना, ये इंडियन पे बहुत ही कम खर्च होगा, और वो भी खर्च होगा पाश्चात्य शिक्षा के लिए।
हालांकि थोड़ी सी हमारी लैंग्वेज को भी ये भी लोग प्रमोट करेंगे, जैसे कि मैंने कि यहाँ पर बताया कि भारतीय साहित्य प्लस विज्ञान प्रचार प्रसार हेतु वित्त मिलेगा, तो भारतीय साहित्य को भी ये लोग प्रमोट करेंगे। ये जब भी कोई भी काम में करेंगे इनका स्वार्थ छिपा होगा। जैसे कि अगर ये लोग सोच रहे हैं लोग एजुकेट हों, लोग शिक्षित हों, तो ये लोग शिक्षा का पैटर्न इस तरह से बनाएंगे कि जैसे कि मैकाले शिक्षा पद्धति आई थी, उसने बोला था कि हर भारतीय को एक ऐसा अंग्रेज बनाएंगे जो दिमाग से अंग्रेज होगा और शकल से भारतीय होगा, में सोच हमारी वाली रखेगा, जो हमारे सिस्टम के साथ अच्छा बिहेव करेगा, हमारे सिस्टम को चलाने में भैया अपने लोगों का खून चूसेगा। इस प्रकार से हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था को लाएंगे। तो ये लोग 1 लाख रुपए, जैसे अगर मान लो जैसे वहाँ पर अंग्रेज आए हैं 10, ये समझिए जैसे अंग्रेज आए, काफ़ी अंग्रेज आए, उसमें भाई बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स और जितने सैनिक थे उनके जो यहाँ पर आए थे, क्या उनके बीवी बच्चे नहीं थे? थे ना भाई। तो उनके जो बच्चे थे वो पढ़ेंगे कहाँ? भी बताइए कहाँ पढ़ेंगे? यहीं पढ़ेंगे ना। तो वो लोग क्या सोचें कि यार अब बार बार बच्चा यहाँ है, उसके पापा यहाँ हैं, मतलब वो बच्चा वहाँ पर है, ब्रिटेन में है, फिर कैसे फैमिली चलेगी? कौन सा अधिकारी यहाँ पर टिकेगा इतने दिन? ठीक है, तो लोग बोले यार ठीक है, आप लोग भी बच्चे लेकर वहाँ इंडिया में रहो, आप लोग के लिए हम क्या करते हैं एक स्कूल खोलते हैं, आप लोग के बच्चे वहाँ पर जाके पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें उन्हीं लोगों के लिए हो रही थी कि आपके बच्चे ताकि ठीक से पढ़ सकें। तो ये लोग जुड़ा दी, चलिए हम लोग 1 लाख प्रति ईयर शिक्षा पर भी खर्च करेंगे। अबे किसके शिक्षा पर खर्च करने आए हो? अपने शिक्षा पर, अपने बच्चों के ऊपर खर्च करो। हमारे भारतीय बच्चों के ऊपर थोड़ी नहीं खर्च कर रहे हो। हमारे भारतीय बच्चों से क्या करो, चलो चाय की खेती करवाओ, गन्ने की खेती करवाओ, कपास की खेती करवाओ, और क्या थे हमारे भाई भारतीयों के। आज भी हाल कहीं कहीं पर यही है। तो उस ज़माने में 200-300 साल अगर आप कल्पना करेंगे किस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम रहा होगा, जो आज तक ठीक नहीं हो पा रहा है भैया, उस समय क्या होगा? अंग्रेज किसको बख्शेंगे भाई? आप लोग को शिक्षित कर क्या पाएंगे? अगर आप चलिए आप लोग शिक्षित करते हैं, अगर आप में क्लर्क दिखता है तो ठीक है, आप क्लर्क बन जाइए और आके हमारी सेवा कीजिए। अगर आप थोड़ा सा क्रिएटिव सोचते हैं, आप ज़रा सा ब्रिटिश शासन के खिलाफ सोचते हैं, अगर आपको ये मतलब एक ज्ञान हो जाए कि यार ये तो हमारे लोग के ऊपर कब्जा किए हैं, बताइए हमारे देश में आके हमारे ऊपर शासन चला रहे हैं, तो इस प्रकार के आदमी उन्हें पसंद नहीं थे भैया, तुरंत आपको फटकार के निकाल देते कॉलेज से। ठीक है, तो बोले अगर कोई इस प्रकार का माइंडसेट रखता है जिसका दिमाग ही क्लर्क जैसे चलता है, इसलिए बोलता हूँ क्लर्क ना बनो यार एसएससी करके। ठीक है, हालांकि एसएससी करते हो भाई मजबूरी है, किसी क्या बात होगी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप एक नॉर्मल परिस्थिति में है भैया, तो थोड़ा क्लर्क वाले माइंडसेट से ऊपर थोड़ा सोचिए, क्योंकि ज़िंदगी अब ना मिलेगी दोबारा, एक ही बार मिली है, जो उखाड़ना उखाड़ लो। ठीक है, अब चौथी बात है कि भारतीय साहित्य प्लस विज्ञान के प्रसार हेतु वित्त मिलेगा। ये लोग बोले चलिए हम भारतीय साहित्य को भी प्रमोट करेंगे भाई, ताकि भारतीयों को बुरा ना लगे। बोलेंगे भैया आपके लैंग्वेज को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। इन लोग भारतीय साहित्य का प्रमोट करने का ये कारण था कि इनके भारतीय साहित्य को ताकि इनके अधिकारी समझ सके, जो अंग्रेज अधिकारी थे, ताकि भारतीय साहित्य से भाई हमारे तौर तरीक़ों को समझा जा सकता है, और जब हमारे तौर तरीक़ों को, हमारे संस्कृति को, हमारे रीति रिवाजों को ये लोग अच्छे से समझेंगे, तभी तो हमारे लोग हमारे ऊपर शासन ठीक से करेंगे, हमारे इमोशन को पकड़ पाएंगे। जब हमारे इमोशन को पकड़ पाएंगे तो हमारे साथ मिलजुल कर रहेंगे, तो हमें बुरा नहीं लगेगा। तो ये लोग ये रणनीति उस समय कर रहे थे कि जितना हम भारतीयों को समझ पाएंगे उतना शासन करना इनके ऊपर आसान होगा। तो ये लोग भारतीय साहित्य प्लस विज्ञान के प्रसार हेतु वित्त मिलेगा, ऐसा इन्होंने बोला। और विज्ञान प्रसार क्यों करेंगे? क्योंकि विज्ञान प्रसार करने का ये मतलब था, यहाँ पर कोई मतलब यहाँ पर जैसे कि इनको थोड़ा सा टेक्निकल दिमाग बनाया जाए, इन्हें थोड़ा वैज्ञानिक टाइप का बनाया जाए, मतलब आइंस्टीन ना बनाया जाए, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब टेक्निकल सोच सके, ताकि ज़्यादा धार्मिकता में न फंसे। क्योंकि जब आदमी जितना ज़्यादा धार्मिक होता है वो इतना ज़्यादा धीरे धीरे कट्टर भी हो जाता है। जैसे कि 1857 क्रांति क्यों हुई थी बताइए? क्योंकि गाय की चर्बी ऐसा उन्हें लगा, मतलब मंगल पांडे भैया जो उसमें किए थे, हालांकि किए थे तो बहुत अच्छी बात थी, एक क्रांति तो चाहिए थी, लेकिन क्रांति को उतनी सफलता नहीं मिल पाई 1857 को। उसको तो मैं बाद में उस समय बहुत डिटेल में देखेंगे। लेकिन इस समय क्या था, उस समय क्या था 1857 क्रांति, एक यही बात तो फैली थी कि जो नया कारतूस आया है, जो नई गोली आई है बंदूक की, उसमें क्या है गाय की चर्बी और शुगर की चर्बी को मिक्स करके बनाया गया है। तो उससे क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम दोनों भड़क गए, क्योंकि उन्हें क्या है, उनकी धार्मिक
भावना को ठेस पहुंच गई। तो हम लोग इतने ज़्यादा धार्मिक, इतने ज़्यादा अंधविश्वासी थे कि भैया धर्म में अगर ज़रा से छेड़छाड़ कर दिए तो जान पे खेल जाएंगे। तो यही लोग मतलब अंग्रेज सोचते थे कि यार इतनी ज़्यादा कट्टरता इन लोग के अंदर है, अगर थोड़ा सा इनको टेक्नोलॉजी सिखाते हैं, थोड़ा सा इनको ऐसी थ्योरियाँ सिखाएंगे ताकि ये भी थोड़ा अपनी धार्मिकता से हटें, चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से देख पाएँ, थोड़ा लॉजिकल तरीके से सोचें। हालांकि बात ठीक थी, इतना भी धार्मिक होना ठीक नहीं होता कि अंधविश्वासी हो जाओ। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या हुआ, भारतीय साहित्य और विज्ञान के प्रसार हेतु बोलेंगे वित्त मिलेगा और उसके लिए काम किया। और पांचवा प्रावधान इसी क्रम में हम अगर देखें तो प्रांतीय गवर्नर जो विधि बनाएंगे उसे संसद से पास कराना होगा। बोले जैसे कि पहले क्या होता था, जैसे यहाँ पर गवर्नर जनरल जो होते थे और प्लस जैसे यहाँ पर जैसे 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, जैसे एक बम्बई होगी, मद्रास होगी, कोलकाता होगी। जो कलकत्ता का गवर्नर था उससे बाद में क्या हुआ, 1773 में क्या हुआ, गवर्नर जनरल बना दिया गया 1773 के चार्टर एक्ट में। और जो अन्य 2 थे तो क्या हुआ, उन्हें सिर्फ वो गवर्नर ही रहे हैं और इनकी शक्तियाँ 1773 से देखोगे यहाँ पर 1813 तक इनको क्या हुए, धीरे धीरे इनकी दोनों गवर्नरों की, जैसे बम्बई वाले और मद्रास वाले गवर्नर की शक्तियाँ धीरे धीरे कम करके यहाँ पर जो मतलब कोलकाता का गवर्नर था, इसको जो है बंगाल का गवर्नर जनरल, उसकी शक्तियाँ धीरे धीरे बढ़ा दी गई। ऐसे धीरे धीरे बढ़ाता गया। तो क्या हुआ साथी, इसमें भी वही काम किया गया कि प्रांतीय गवर्नर जो विधि बनाएंगे उसे संसद से पास कराना होगा। तो बोले अब जो है पहले जो गवर्नर जनरल कानून बनाता था वो अन्य प्रांतीय गवर्नरों को मानना पड़ता था, लेकिन अब क्या हो गया कि भैया जो प्रांतीय गवर्नर है, चाहे प्रांतीय गवर्नर, चाहे जो गवर्नर हो भैया, चाहे कतक गवर्नर हो, बोले आप लोग को संसद में आइए, कानून पास करवाइए, फिर वहाँ पर लागू कीजिए इंडिया में। अब ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या है 5 प्रावधान इसमें पढ़ चुके हैं। बाकी अभी कुछ प्रावधान हैं, इसको हम अभी देखते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए अब इसी के साथ हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट प्रावधान क्या थे इसमें। तो छठा है, इसमें हम लोग 5 देख चुके थे, छठा देखेंगे कि स्थानीय निकाय भी कर लगा पाएंगे। जैसे स्थानीय निकाय में क्या हो गया भाई, जैसे हमारे यहाँ आज क्या है म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, ठीक है, और जो है एक यहाँ पर जैसे जिला पंचायत बोर्ड भी होता है और नगर निगम भी है, ग्राम प्रधान भी है हमारे यहाँ। तो उस समय जो बोले स्थानीय निकाय, जो उस समय भी निकाय हुआ करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, छोटी छोटी जो बॉडीज़ थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो वो लोग बोले आप लोग स्थानीय कर लगा दीजिए ताकि आप लोग अपना खर्चा खुद संभाल सकें। तो हमने ये हमारे यहाँ भी इस समय यही रूल रहता है कि स्थानीय निकाय भी कर लगा सकें। म्यूनसिपैलिटीज़ तो टैक्स तो लगाती है अपने नगर में, अपने नगर में, कि ताकि वहाँ पर साफ़ सफाई की जा सके, वहाँ की और चीज़ें व्यवस्थित की जा सकें। तो उसके लिए लोग बोले कि कर लगा सकते हैं आप लोग, ताकि कर ले लें और वहाँ पर अपने लोकल लेवल पर क्या है चीज़ों को ठीक से मैनेज कर पाएँ। और 7वीं बात थी कि कंपनी की बीओडी के अलावा बीओसी से भी अन्य व्यापारी लाइसेंस ले सकते थे। बीओडी बीओसी क्या होता है मैंने पीछे बताया था आपको, आज मैं कुछ नहीं बताना है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि कंपनी की बीओडी के अलावा बीओसी से भी जो अन्य व्यापारी आएंगे उनसे बोले कि आप लोग लाइसेंस ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको कंपनी की बीओडी से ही लाइसेंस लेना पड़े, क्योंकि कंपनी के जो बीओडी थे उन्हीं के ऑफिसर्स होते थे, उन्हीं के अधिकारी होते थे। तो ये लोग बोलेंगे, ये लोग हो सकता है भाई दिक्कत करें, जो अन्य व्यापारी हैं उनको क्या है जल्दी लाइसेंस ही ना दें। तो इसमें क्या होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा फिर जो है संसद धरना होने लगा, पता लगा अन्य व्यापारी जाके फिर पहुँच गए कि यार कंपनी के जो अधिकारी हैं हमें लाइसेंस दे ही नहीं रहे हैं। ठीक है, हो सकता है मना भी ना करें और दे भी ना। आजकल भी तो इंडिया में यही हो रहा है भाई, किसी सरकारी ऑफिस में चले जाओ, फिर अपना काम करा लो, मैं मान जाऊंगा यार। मैं अभी हाल का बता रहा हूँ आपको, मैं गया पासबुक आने बैंक में, 3 दिन से दौड़ रहा, 4-5 दिन दौड़ा, लेकिन पासबुक तक नहीं दे पर लोग रोज़ बोलेंगे प्रिंटिंग मशीन बिगड़ गई है, कभी बोलेंगे अधिकारी मतलब जो है कर्मचारी नहीं है आज, कभी बोलेंगे लंच का टाइम है भैया 2 घंटे बाद आओ, कभी बोलेंगे आज तो छुट्टी है। ठीक है, तो ऐसे चल रहा है। कभी बोलेंगे पासबुक की कॉपी ख़त्म हो गई है। जब ये लोग को यार पासबुक नहीं दे पा रहे हैं तो सोचो क्या दे पाएंगे। तो वैसे भी वहाँ पर झोलो हो सकता था कि बीओडी के भैया अफसर बोलें कि आज ये साहब नहीं आए हैं, आज मेन साहब नहीं आए हैं, आज नहीं मिलेगा लाइसेंस, 2 महीने बाद आना, यहाँ पर ये दिक्कत है वो दिक्कत है। तो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और बहुत हो सकता है कि फिर ब्रिटेन के संसद में अपील पहुँचने लगे कि वहाँ के जो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के बीओडी अधिकारी हैं वह हमें लाइसेंस नहीं दे रहे हैं। तो उसने बोला, तो संसद ने इसलिए उसमें ही रूल डाल दिया कि भैया बीओडी के अलावा आप लोग बीओसी से भी अन्य व्यापारी लाइसेंस ले सकते हैं, क्योंकि बीओसी जो थी
वो डायरेक्टली मतलब सरकार की ही संस्था थी। तो बोले वहाँ से आप लोग लाइसेंस ले लीजिएगा, जिसमें आसानी होगी। और 8वीं बात थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी सैनिकों के लिए कानून बना सकते हैं, मतलब ये लोग सिर्फ सैनिकों के लिए कानून बना सकते हैं। अब इनका नियंत्रण केवल ब्यूरोक्रेसी पर था। ब्यूरोक्रेसी मीन्स जैसे अगर यहाँ पर जैसे जितने भी अधिकारी रैंक के लोग, जैसे यहाँ पर जैसे IAS हैं, PCS हैं, ये लोग क्या है भाई, एक ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक है। ये ब्यूरोक्रेसी के मामले हैं, मतलब ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं जिनकी मदद से सरकार चलती, मतलब देश को चलाते हैं जिनकी मदद से। तो बोले आप ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ अधिकारियों पर नियंत्रण है, जो अब इनकी कोई भूमिका नहीं थी गवर्नर की नियुक्ति करने पे। जैसे जो गवर्नर होते थे, मतलब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया बंगाल का, मुंबई का और मद्रास का, तो अब इनके जो गवर्नरों की नियुक्ति थी, अब इनकी कोई भूमिका नहीं थी ईस्ट इंडिया कंपनी के। पहले लोग क्या करते थे, पहले अपनी सलाह भेजते थे वहाँ पर ब्रिटिश संसद में, तो उस हिसाब से लोग नियुक्त होकर आते थे। अब बोले भैया अपनी सलाह अपने पास रखो, हम लोग खुद ही नियुक्त कर लेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि आपके लिए सहायक होगी हर एग्जाम्स में, और निश्चित तौर पे साथियों अगर आप किसी भी स्टेट PCS की या PSC की एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप किसी भी अच्छे कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको ये 100% सहायता करेगा। चाहे आपका मेंस का क्वेश्चन आए, चाहे आपका प्री का क्वेश्चन आए, आप आराम से बढ़िया से कर पाएंगे इसको। तो ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद साथियों।